बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 17 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जो वर्ड मैग्नेटिक है उसके साथ हम एक स्टार्ट लेते हैं कि मैग्नेट्स हमेशा से ही हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। बचपन में हम छोटे खिलौनों में से मोटर्स जो हैं वो निकाल के उसमें से मैग्नेट्स निकालते हैं, या स्पीकर्स में से मैग्नेट्स निकालते हैं और ये देखते हैं कि मैग्नेट्स जो हैं वो लोहे से बनी हुई चीज़ों को तो अट्रैक्ट करते हैं, बट प्लास्टिक, वुड, ऐसी चीज़ों की तरफ कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं करते। सो आज के टॉपिक पे स्टूडेंट्स आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि वाई एन आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड वाई वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा, वो चीज़ें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट या रिपल नहीं होती, आखिर उनमें क्या वजह होती। तो कनेक्टेड रहना टॉपिक से, शुरू से एंड तक आप जितना गौर से सुनेंगे आपको उतनी क्लियर पिक्चर मिलेगी कि क्यों मटेरियल्स मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक होते हैं। सो फर्दर ये कि हर मैग्नेट जो है उसमें दो इम्पोर्टेंट जो है वो साइड्स होती हैं, एक नॉर्थ पोल कहलाता है और एक साउथ पोल। ये बिल्कुल चार्जेस की तरह है। North is equivalent to a positive charge and South is equivalent to a negative charge. So North से magnetic lines emerge होती हैं, निकलती हैं और South में enter होती हैं। So अगर हम North और South पोल को आपस में आमने सामने लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, दो सेम पोल्स को सामने लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे। ये बेसिक आइडियाज हैं, ये आपको पहले से भी पता है। और ये बात याद रखनी है आपने कि जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वो उसके पोल्स पर होती है, यानी एजेस पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करती है। सो अब ये नॉर्थ और साउथ कैसे क्रिएट होते हैं उसके लिए एक बड़ा लंबा सफर हमें तय करना है कॉन्सेप्ट्स का, तो कनेक्टेड रहना आपने। चैप्टर नंबर 14 में एक बेसिक आइडिया है कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड उसको सराउंड करती है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिज्म का ताल्लुक कहीं ना कहीं करंट से है। और करंट क्या है? करंट तो बेसिकली मोशन ऑफ चार्जेस है। इट मीन्स कि जहां कहीं चार्जेस की मूवमेंट होगी वहीं पर मैग्नेटिज्म भी एग्जिस्ट करेगा। सो ये बात, ये जुमला आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है कि जहां कहीं पर मोशन ऑफ चार्जेस होगी वहीं पर मैग्नेटिज्म भी एग्जिस्ट करेगा। अब ये एक सिंपलेस्ट मोटर कह लें कि इसमें एक कॉपर वायर है, बैटरी है और एक मैग्नेट है, और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जैसे चैप्टर 14 में पढ़ा जाता है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये हमने पढ़ा चैप्टर 14 में। हेनरी एम्पेयर, जिनके नाम पर करंट का यूनिट भी है, उनके कुछ बेसिक आइडियाज थे। What he delivered to the world, उन्होंने कहा कि since magnetic field is produced due to motion of charges, charges are also moving in an atom, so an atom itself should be a magnet. चूंकि मैग्नेटिज्म का ताल्लुक मोशन ऑफ चार्जेस से है तो एटम्स के अंदर भी तो चार्जेस मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैग्नेटिज्म का ओरिजिन तलाश करना चाहते हैं तो आप एटम को अंडरस्टैंड करें और एटम में चार्जेस की मूवमेंट अंडरस्टैंड करें। सो वी विल एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एटम क्रिएट्स अ करंट लूप, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में रिवॉल्व कर रहा है। सो वो एक छोटी सी करंट लूप जो है वो क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे देखें, ये एक टॉप व्यू है कि एक एटम, ये प्रोटॉन है यानी ये न्यूक्लियस है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। प्रोटॉन, न्यूक्लियस और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन, मैंने दो व्यूज दिखाए, एक टॉप व्यू है और एक साइड व्यू है। तो देखें अब ये कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और यहाँ पर साइड व्यू है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब आप इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या यूं कहने के एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें कि अपनी स्क्रीन के सामने अपना राइट हैंड लेकर आए और ये जो साइड व्यू है इसके मुताबिक जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहा है। आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट होगा ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है और यही इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना वो ओरिजिन है। सो नेक्स्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन दो मोशंस परफॉर्म करता है। एक अपने एक्सिस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मोशन परफॉर्म कर रहा है
और एक प्रोटॉन के गिर्द परफॉर्म कर रहा है। तो अपने एक्सिस के गिर्द जो इसका मोशन है इसे हम कहेंगे स्पिन मैग्नेटिज्म, और न्यूक्लियस के गिर्द जो इसका मोशन है इसे हम नाम देंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म का। एक बार फिर से मैं ये चीज रिपीट करता चलूं, इलेक्ट्रॉन का मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस, और उसमें दो मैग्नेटिज्म है, एक उसके स्पिन मोशन की वजह से जिसे हम नाम देंगे स्पिन मैग्नेटिज्म का, और दूसरा अराउंड द न्यूक्लियस जिसे ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म का नाम देंगे। मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट साइज के वेक्टर्स बनाए। उसमें ये बात क्लियर करना मकसूद है कि जो स्पिन मोशन होता है मैग्नेटिज्म में ज्यादा रोल उसका होता है बनिस्बत ऑर्बिटल मोशन के। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर क्या होगा। अब चूंकि हमने दो तरह के मैग्नेटिज्म देखे, एक स्पिन और एक ऑर्बिटल, तो इन्हीं दोनों मैग्नेटिज्म से आगे हम मैग्नेटिज्म को लेकर चलते हैं कि व्हाट विल हैपन कि ये दोनों मैग्नेटिज्म जो है ये आपस में या तो एड अप होते हैं या एक दूसरे को कैंसिल करते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो लेट्स से अगर ये दोनों मैग्नेटिज्म एक दूसरे में एड अप होते हैं तो इनके एड अप होने से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इट मींस कि एक छोटा सा टाइनी सा एटॉमिक मैग्नेट जो है वो क्रिएट हो जाता है। अगेन इस प्रोसीजर को दोबारा देखें कि स्पिन मैग्नेटिज्म और ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म ये दोनों आपस में होंगे एडअप होकर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और एक एटम एक छोटा सा टाइनी मैग्नेट बनकर उभरेगा। अब इसके बाद हम मटेरियल्स को इस एडिशन की बिना पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल? A material that only repels magnetism. What does it mean? It means कि ऐसे एटम्स जिनमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को टोटली कैंसल आउट कर दे, उसे हम कहेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, एयर, अल्कोहल एक्सेट्रा। इसमें एक मैं वीडियो पिक्चर आपको दिखाता हूँ कि ये एक बिस्मथ है, तो बिस्मथ डायमैग्नेटिक मटेरियल है। लिखा क्या है कि ओनली रिपेल्स मैग्नेटिज्म। सेम इसी तरह वाटर भी डायमैग्नेटिक है, तो जब हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसके करीब लेकर आएंगे तो वाटर विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिज्म। इसके बाद आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, वो मटेरियल जिसमें स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को लाइटली सपोर्ट करे। ये मटेरियल्स मैग्नेटिक तो होते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते जितना आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, मैं आगे आपको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ कि देखें एल्यूमिनियम को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वो अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बहुत लाइट अट्रैक्शन। सेम इसी तरह ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के दरमियान सस्पेंडेड है, लिक्विड ऑक्सीजन, और ये देखें कि ऑक्सीजन एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट भी हो रही है, ये लिक्विड ऑक्सीजन है। इसी तरह गैडोलिनम ऑक्साइड है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। क्यूप्रिक सल्फेट है, ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। यहां तक हो गए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके बाद आते हैं हम असल कहानी पर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक। वो मटेरियल जिनमें स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहने या मैग्नेटिज्म एक दूसरे को फुली इनहैंसली सपोर्ट करता है। इसमें बड़ी एग्जांपल्स हैं आयरन, निकल और कोबाल्ट। अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनको बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी अहम थ्योरी है जिसे डोमेन थ्योरी कहते हैं। उस थ्योरी को अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर कुछ वीडियो पिक्चर्स हैं कि दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं और उनके दरमियान एक एप्पल प्लेस्ड है, तो देखिए हाउ स्ट्रॉन्गली दे अट्रैक्ट ईच अदर। एक चीज बताता चलो कि ये स्लो मोशन में ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के करीब आएंगे और एक आईफोन जो है वो उसकी क्या हालत होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की वजह से। ये इसी तरह ये रेनबो बॉल्स है, तो मैग्नेट्स जब एक फील्ड इंटरेक्शन में आते हैं तो फिर कितना स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली एक जूस का डिब्बा है, उसको दरम्यान में प्लेस किया तो उसकी क्या हालत होगी। हाउ स्ट्रॉन्ग आर द मैग्नेट्स। ये रहा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का कमाल। अब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
नंबर वन, एम्पेयर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। एम्पेयर था जिसने सबसे पहले मैग्नेटिज्म को क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी और बताया भी था कि एटम्स को देखें, चार्जेस के मोशन को अंडरस्टैंड करें। फिर है कि मैग्नेट ऑलवेज कम अप विद टू पोल्स, अ नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये बड़ी अहम बात है, बुक में ही लिखी है कि जो मैग्नेट है ना, हमेशा उसको, वो स्फेरिकल मैग्नेट हो, वो क्यूबिक मैग्नेट हो, वट एवर द शेप ऑफ द मैग्नेट, हमेशा उसमें दो पोल्स लाजमी होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। और एक अकेला पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए डोमेन थ्योरी की जरूरत पड़ती है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप की। अब डोमेन थ्योरी क्या है? डोमेन बेसिकली, फर्ज करें अपने सामने, इमेजिन करें एक आयरन पीस है। अभी आगे मैंने सारा बहुत सारी एनिमेशंस के साथ ये क्लियर किया हुआ चीजों को, लेकिन थोड़ा सा आप इमेजिनेशन में साथ चलें। एक आयरन पीस है, उस आयरन पीस के अंदर एटॉमिक स्केल पर जाके देखें, झांकें, स्मॉल रीजन्स हैं जिनको डोमेन्स कहते हैं। विद इन ऑल डोमेन्स द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल। उन तमाम डोमेन्स में जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज्ड टू सैचुरेशन, और वो हर छोटी डोमेन जो है वो मैक्सिममली मैग्नेटाइज्ड है। ईच डोमेन बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, और वो एक छोटी डोमेन एक छोटे मैग्नेट की तरह भी काम करती है, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। In the absence of external magnetic field, each domain is so oriented that the net magnetism of the specimen is zero. अगर लोहे के करीब कोई मैग्नेट नहीं पड़ा होगा तो वो जो लोहा है उसके अंदर जो डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स की जो मैग्नेटिक अरेंजमेंट है वो ऐसे होगी कि नेट मैग्नेटिज्म जीरो होगा। एक जुमला ये कहूंगा कि आयरन मैग्नेटिक है, मगर एट दैट टाइम वो मैग्नेट नहीं है। डोमेन्स मैक्रोस्कोपिक साइज की होती हैं, और इनका जो साइज है वो मिलीमीटर्स में होता है। और हर डोमेन के अंदर 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम्स तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम इस सारी पिक्चर को दोबारा रिकॉल करते हैं, और अब आपने स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाना एनिमेशंस में कि कैसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट हैपन कि हमारे पास स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है। इस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन मैग्नेटिज्म है और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म है। ये दोनों मैग्नेटिज्म्स आपस में एडअप होंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। सो एन एटम इटसेल्फ इज अ टाइनी मैग्नेट। नाउ अगेन the addition, the net magnetism, a tiny magnet. So what we say, let's say मैंने यहाँ पर जो एक पर्पल सा स्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया है, ये स्फेयर एक एटम है और ये उस एटम का मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। A single atom is a tiny magnet. So if we are having a group of atoms, the net magnetism add up. अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं तो उन सब का मैग्नेटिज्म आपस में एड अप होकर फिर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब डोमेन थ्योरी क्या है कि ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है ये एक नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सो डोमेन क्या था? लेट से ये जो रेक्टेंगल्स आप देख रहे हैं ये आयरन पीस है, और इसके अंदर जो ये स्पॉट्स से बने हुए हैं ये सारी डोमेन्स हैं, और हर डोमेन के अंदर एटम्स हैं और हर एटम मैग्नेटाइज्ड है। अब क्या है कि हर डोमेन में एटम्स हैं जिनकी स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन्स के पैरेलल हैं, तो हर डोमेन एक छोटा सा मैग्नेट क्रिएट कर रही है। तो देखा, ये अपने एनिमेशन को गौर से समझना है कि ये पूरा आयरन पीस है, उसके अंदर डोमेन्स हैं, डोमेन्स के अंदर एटम्स हैं, और एटम्स ऐसे अरेंज्ड हैं कि हर डोमेन अपना अपना एक मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहे हैं। अब बात क्या थी कि आयरन पीस इज मैग्नेटिक बट नॉट अ मैग्नेट। देखें, तमाम डोमेन्स हैं तो मैग्नेटाइज्ड, मगर एक ऐसे अरेंज्ड है मैग्नेट्स के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। सो हम कैसे आयरन को मैग्नेट बनाकर और आयरन से चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम लोहे के पीस के पास एक मैग्नेट लेकर आए, लाइक दिस, ये एक आयरन पीस है, उसके करीब हम एक बना बनाया मैग्नेट लेकर आते हैं। तो देखें यहाँ पे पोल कौन सा? नॉर्थ। ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? आयरन के अंदर तमाम टाइनी मैग्नेट्स की अरेंजमेंट चेंज कर देगा, और क्या करेगा कि ये आयरन के तमाम साउथ पोल्स अपनी तरफ कर देगा। अब आयरन पीस के अंदर जब इतनी ज्यादा अरेंजमेंट होगी तो आयरन की एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ बन जाएगी, और फिर क्या होगा? द नॉर्थ एंड साउथ विल बी अट्रैक्टेड। सिमिलरली अगर हम आयरन को सोलिनॉइड में प्लेस करते हैं, ये आयरन पीस है और अभी उसकी डोमेन्स अनअरेंज्ड है। जैसे ही हम सोलिनॉइड में प्लेस करते हैं, सोलिनॉइड में से करंट पास करेंगे,
ये सारी डोमेन्स करंट की वजह से ये सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसकी वजह से अरेंज हो जाएंगी एंड द आयरन पीस विल बिकम अ मैग्नेट। सेम यही तरीकेकार जो है आयरन को मैग्नेटाइज किया जाता है और इससे हम हिस्टैरिसीस लूप भी आगे क्रिएट करेंगे। इसके बाद लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म, हाउ द मैग्नेटिज्म कैन बी लॉस्ट। आपके पास एक आयरन पीस है जो मैग्नेटाइज हुआ है, या सिंपली करें आपके पास एक मैग्नेट है। अगर आप आयरन पीस को या मैग्नेट को बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेट करें या उसको हैमरिंग करें या जोर से उसे किसी दीवार में दे मारें तो क्या होगा कि उसकी एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होगी, जिसकी वजह से डोमेन्स रीअरेंज होंगी और मुमकिन है कि उसका बना बनाया मैग्नेटिज्म या बनी बनाई जो अरेंज डोमेन्स थी वो रीअरेंज हो जाए, इससे भी लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म होगा। सेम इसी तरह आपके पास एक आयरन पीस है, उस आयरन पीस के ऊपर अगर आप फायर हरारत उसको हीट अप करेंगे तो भी उसकी एटॉमिक वाइब्रेशंस चेंज होंगी और एटॉमिक वाइब्रेशंस चेंज होने से क्या होगा, उसकी डोमेन्स फिर रीअरेंज होंगी और रीअरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स की वजह से इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। तो ये एक पिक्चर थी जो आपको समझाना पर्पस था कि किस तरह से मैग्नेटिज्म जो है वो आयरन में काम करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज हिस्टैरिसीस लूप है। हिस्टैरिसीस एक ग्रीक वर्ड है, हिस्टैरिसीस मीन लीड और लेग। हिस्टैरिसीस का मतलब है कि जब रेस में एक चीज आगे भाग निकल जाती है और एक चीज पीछे रह जाती है, तो इस प्रोसेस को, इस आगे निकल जाने और पीछे रह जाने वाले प्रोसेस को हम हिस्टैरिसीस का नाम देते हैं। सो द फिनोमेना इन विच मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। लैग्स बिहाइंड का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें मैग्नेटाइजेशन पीछे रह जाए और करंट आगे निकल जाए, उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस। अब ये आगे आपको बड़ा क्लियरली मैं समझाता हूँ। हम एक ग्राफ डिजाइन करेंगे बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट, और ये हमारे पास एक आयरन पीस है जिस पर हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब क्या है कि हम करंट की मदद से आयरन को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो यही काम हम करेंगे कि हम सबसे पहले करंट इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ये जो आयरन पीस है ये भी मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो हमने करंट बढ़ाया, इधर से मैग्नेटिज्म भी बढ़ा, तो व्हाट हैपेंड कि ये आयरन पीस मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट तक मैग्नेटाइज हो गया। सैचुरेशन मींस अ मटेरियल मैग्नेटाइज कंप्लीटली इन वन डायरेक्शन। अब इस जगह पर आपने गौर से देखना है कि देखें पूरे का पूरा मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, इस साइड पे नॉर्थ क्रिएट हो गया और इस साइड पे साउथ। अच्छा, अब हुआ ये कि हमने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ गया, तो अब ये भी होना चाहिए कि जब हम करंट को जीरो करें तो मैग्नेटिज्म भी जीरो हो जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। जब एक बार आपने किसी मटेरियल को सैचुरेशन तक मैग्नेटाइज कर दिया और उसके बाद आप करंट तो जीरो करेंगे मगर मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होगा। देखें वाई एक्सिस पर अगर ये पॉइंट किसी नॉन जीरो वैल्यू को टच कर रहा है तो इट मींस कि करंट तो जीरो हो गया है मगर मैग्नेटिज्म जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फिनिश लाइन तक आ गया, मैग्नेटिज्म पीछे रह गया, और यही मीनिंग था लैग्स बिहाइंड का, कि the phenomena in which magnetism lags behind the magnetizing current, that is called hysteresis। अब ये पॉइंट जहां पर करंट तो जीरो है मगर मैग्नेटिज्म जीरो नहीं है, द पॉइंट वेयर आई जीरो बट बी इज नॉट, उसे रेमिनेंस कहते हैं या फिर रिटेंटिविटी का नाम देते हैं। उसमें क्या होगा, अब इस जगह पे आपने गौर से देखना है कि अभी भी कुछ डोमेन्स अरेंज्ड हैं लेकिन बहुत हद तक जो डोमेन्स है वो रीअरेंज हो गए। सो इस मटेरियल को दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें करंट को रिवर्स करना होगा। तो करंट की वो नेगेटिव वैल्यू जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म फिर से जीरो वैल्यू पर आ जाए, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं कोएर्सिविटी का। व्हेन आई इज रिवर्स्ड एंड बी बिकम्स जीरो। अब इस इमेज पे देखें कि जो पहले से अरेंज डोमेन्स थी वो फिर से मुकम्मल तौर पे रीअरेंज या अनअरेंज हो गई और नेट मैग्नेटिज्म फिर जीरो हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यही काम हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं कि हम करंट इंक्रीज करें और हम मटेरियल को ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दें, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सैचुरेशन, और मटेरियल ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। पहले नॉर्थ ऊपर था, अब नॉर्थ नीचे। फिर हम करंट जीरो करेंगे, मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होगा, तो ये पॉइंट रेमिनेंस और रिटेंटिविटी, और फिर से मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए आपको करंट रिवर्स करना पड़ेगा। और फिर जब इन सब पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो यू विल एंड अप विद अ लूप, एंड दैट लूप इज कॉल्ड
हिस्टैरिसीस लूप। अब इस लूप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो एरिया अंडर द लूप है, या दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप, एंड एरिया इनसाइड द लूप इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। द लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। तो इट्स क्लियर कि जिस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के बाद एक ग्रेटर एरिया की लूप आएगी, वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल होगा या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और जिसकी लूप एरिया कम होगा वो एक सॉफ्ट मटेरियल होगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक होगा। अब स्टील जो है वो एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, यानी उसको मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है और डीमैग्नेटाइज करना भी, जबकि सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करना भी आसान है और डीमैग्नेटाइज करना भी आसान है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कि अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं तो सैचुरेशन हाई रखनी है, रिटेंटिविटी लो रखनी है और कोर्सिविटी भी लो रखनी है। इट मीन सॉफ्ट आयरन इज अ गुड थिंग फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन अगर आपको परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो उसकी सैचुरेशन भी ग्रेटर हो, उसकी रिटेंटिविटी भी ग्रेटर वैल्यू की हो और उसकी कोर्सिविटी भी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आई एम होपफुल कि आपको चीजें अंडरस्टैंड हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।